इन दोस्तों, आज हम हिस्ट्री सेट नंबर 12 की ओर हैं, जिसमें हम 20 प्रश्नों की श्रृंखला प्रतिदिन लाते हैं, जो आपके ज्ञानवर्धन के लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। प्रश्न संख्या 1, टंका नामक चांदी के अरबी सिक्कों का प्रचलन किया था। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्तान ने, बलबन ने। इसका सही जवाब होगा इल्तुतमिश ने। याद रखें, इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी। इल्तुतमिश अपना पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। सल्तनत काल में दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, उसी ने आरंभ किए थे। आपको याद दिला दूं, टंका पर उस शहर का नाम भी उसी ने खुदवाया था जिस शहर में वह ढाला जाता था। यानी इतना आप समझ लीजिए, चांदी के और तांबे के, जिसको चांदी को टंका और तांबे को जीतल सिक्के के रूप में जाना गया, नाम दिया गया, यह इल्तुतमिश के द्वारा दिया गया था। प्रश्न संख्या 2, सैयद वंश का, याद रखना है, प्रश्न संख्या 2, सैयद वंश का अंत करने वाला शासक था बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा बहलोल लोदी, ऑप्शन ए, जो कि सही है। शासक यहाँ गलत लिखा हुआ है, लेकिन आप समझ गए शासक हैं। चलिए, इसके बारे में कुछ विस्तार से भी जानते हैं। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह सिंहासन पर बैठा था। याद रखिए, अलाउद्दीन आलम शाह। वह अपने वजीर हमीद खां से झगड़ कर बदायूं चला गया था और 1447 में बहलोल लोदी ने दिल्ली पर अधिकार करके सैयद वंश का अंत कर दिया था। तो याद कर जाइए, इसका सही आंसर बहलोल लोदी होगा। प्रश्न संख्या 3, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बर्नी ने के अनुसार मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है, एक विशाल अस्थायी सेना का भरण पोषण, जन सामान्य की समृद्धि एवं कल्याण, किसानों की संपन्नता, व्यापारियों को दंडित करना। इसका सही जवाब होगा एक विशाल अस्थायी सेना का भरण पोषण। इस प्रश्न के बारे में और भी जानकारी हम लोग रखते हैं। अलाउद्दीन के बाजार व्यवस्था के विषय में बर्नी ने कहा है कि यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना 5 या 6 वर्ष में ही समाप्त हो जाता। अलाउद्दीन ने सेना के व्यय में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की, परंतु सैनिक सुविधापूर्वक रह सके इसके लिए उसने वस्तुओं की कीमतें निश्चित की और उनके दरें भी कम कर दी थी। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित आप रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, तुर्क शासक शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया। ऑप्शन है कन्नौज का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध। इसका सही जवाब होगा तराइन का द्वितीय युद्ध, 1192 ईस्वी में हुआ था। आप याद कर जाइए। इसके बारे में और भी जानकारी। मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी की पराजय हुई थी, किंतु 1192 में तराइन के युद्ध, जो कि द्वितीय युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हरा दिया था। याद करिए, यहाँ तृतीय पृथ्वीराज चौहान का क्रम है, न कि तराइन का क्रम। राइट, याद कीजिए, तराइन के 2 ही युद्ध हुआ था। चौहानों की हार ने उत्तरी भारत में तुर्कों की सत्ता की स्थापना लगभग तय कर दी थी। तो इस तरह से इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित आप रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5, अब आपको मिलान करना है। सूची 1 में दी गई पुस्तकों की सूची 2 में दिए गए उनके लेखकों के नाम से सुमेलित कीजिए। अच्छा, अब आप इसमें देखिए, ऑप्शन है गुलशन ए इब्राहिमी। इसका मैं मैच करते जाता हूँ। इसका आंसर होगा मोहम्मद कलीम फरिश्ता। गुलशन ए इब्राहिमी के जो लेखक हैं मोहम्मद कलीम फरिश्ता। तारिक ए फिरोशाही जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन नंबर 3, मुंतखाब उ तारिक अब्दुल कादिर बदायूनी। और आप समझ गए होंगे अकबरनामा अबुल फजल। राइट है ना। तो इस तरह से इन प्रश्नों का सही क्रम यह है। अच्छा, इसके बारे में एक बार मैं चर्चा भी कर देता हूँ। मुगल और सल्तनत काल में बहुत सारी पुस्तकों का लेखन हुआ है, जो कि आप सभी जानते हैं, जो कि इस प्रकार है। थोड़ा सा बता दें कि गुलशन ए इब्राहिमी मोहम्मद कलीम फरिश्ता के द्वारा, तारिक ए फिरोशाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी, मुंतखाब उल तवारिख की रचना अब्दुल कादिर बदायूनी ने की थी, साथ में अकबरनामा जो कि अबुल फजल के द्वारा कृत है। तो इस तरह से इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित अब आप रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 6, बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वार्लो, लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखिए, इसका सही जवाब होगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स।
इस प्रश्न से संबंधित कुछ और भी जानकारी वो आप रख सकते हैं। क्लाइव ने बंगाल की उलझन को कुख्यात द्वैध प्रणाली जिसको बोलते हैं द्वारा सुलझाने का प्रयत्न किया था। इसमें वास्तविक शक्ति तो कंपनी के पास थी, परंतु प्रशासन का भार नवाब के कंधों पर था। वारेन हेस्टिंग्स के समय, जो कि 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त करने का प्रयत्न यानी कोशिश किया ही था, समाप्त कर दिया था। याद कर जाइए, ये दोहरा शासन का जो अंत जो हुआ वो वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। किसकी मदद से? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की मदद से 1772 में। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित आप रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित यानी सूची का मिलान करना है आपको। अब देखना है कि इनके द्वारा कौन कौन से कार्य हुए हैं, तो आप याद कर जाओ। मैं लॉर्ड डलहौजी पढ़ता हूँ। लॉर्ड डलहौजी को हम अगर देखें तो इनके द्वारा क्या हुआ था? उत्तराधिकार अपहरण सिद्धांत, है ना, उत्तराधिकार अपहरण सिद्धांत, इसका ऑप्शन ए का होगा 4 ठीक है। लॉर्ड रिपन के समय में क्या हुआ था? स्थानीय स्वायत्त शासन, लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वायत्त शासन हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ था? बंगाल की संसद, यानी लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन वाला लॉर्ड कर्जन, याद रखिएगा, बंगाल की संसद। अच्छा, विलियम बेंटिक जो है वह सती प्रथा का उन्मूलन, है ना। तो इस तरह से इनका मिलान हम एक साथ कर सकते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था कि उत्तराधिकार अपहरण सिद्धांत के तहत कई भारतीय राजाओं का विलय अंग्रेजी राज्य में कर दिया था। लॉर्ड रिपन के समय क्या हुआ? स्थानीय स्वायत्त शासन की व्यवस्था की गई थी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा का उन्मूलन किया और इसे अपराध घोषित कर दिया था। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित आप रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 8, भारत में किस सूफी संत ने सूफियों के सोहरावर्दी पंथ की स्थापना की थी? ऑप्शन है सुहाबुद्दीन सोहरावर्दी, बहाउद्दीन जकारिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया। इसका आंसर होगा बहाउद्दीन जकारिया, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी आप रख सकते हैं। भारत में सोहरावर्दी सिलसिले का प्रचार का मुख्य श्रेय बहाउद्दीन जकारिया और जलालुद्दीन तबरजी को जाता है। इनका मुख्यालय एक्चुअली मुल्तान में था, जो मुल्तान पाकिस्तान में है वर्तमान में। जकारिया ने कुबाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश को सहायता दी थी, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि सुल्तान इल्तुतमिश ने उन्हें शेख उल इस्लाम की पदवी भी दी थी। इस शाखा की स्थापना शेख जियाउद्दीन अबुल ने की थी, जिसे हम गजनबी के समकालीन समझते हैं। तो इतनी सारी जानकारी आप इसे रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 9, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है सन 1865 ईस्वी, सन 1875 ईस्वी, सन 1885 ईस्वी, सन 1895 ईस्वी। इसका सही जवाब होगा सन 1875 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इस प्रश्न संबंधी और भी जानकारी। सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल का शुरुआत किया था, जहां पाश्चात्य विषय तथा विज्ञान और मुस्लिम धर्म दोनों को पढ़ाया जाता था। शीघ्र ही यह अलीगढ़ मुस्लिम संप्रदाय के धार्मिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का केंद्र बना। आगे चलकर यही 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वृक्ष के रूप में सामने आया था। याद रखिए, इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित। प्रश्न संख्या 10, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन। इसका सही जवाब होगा स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। इस प्रश्न संबंधित और भी जानकारी। सन 1897 में अमेरिका प्रवास से वापस आने के बाद स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। सन 1909 ईस्वी में इस सोसाइटी का पंजीकरण अधिकरण नियम जो है के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाया गया। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता में बेलूर मठ और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर मुख्यालय खोला गया था। इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित आप रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्न सूची को मिलान करना है कि कौन कब हुआ। तो याद रखिए क्रिप्स मिशन, याद रखिए इसका आंसर क्या होगा? क्रिप्स मिशन कब हुआ था? तो 1942 गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच वार्ता कब हुई थी? 1944 में। शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता 1945 में हुआ था। और कैबिनेट मिशन 1946 में।
तो इस तरह से इतनी सारी जानकारी आप इस प्रश्न से संबंधित रखें। और इसके बारे में अगर बता दूं कुछ और भी जानकारी, तो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय विभिन्न राजनीतिक गतिविधियां हुई जो सबको पता है, जिसके तहत भारत में क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच दिल्ली में वार्ता हुई थी 1944 में, और 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस भी हुआ था जो जिन्ना के चलते असफल रहा। जिन्ना जब मैं बोल समझिए मोहम्मद अली जिन्ना की हम बात कर रहे हैं। तथा 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित आप रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 12, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह घोषणा किसकी थी? जवाहरलाल नेहरू की, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस की, चंद्रशेखर आजाद की? सही जवाब सुभाष चंद्र बोस की, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी अब आप रख सकते हैं। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। कहाँ? सिंगापुर में। यही नहीं, उन्होंने दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। 21 अक्टूबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज को भंग कर दिया गया। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित अब आप रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 13, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी। इसका सही जवाब होगा सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इस बारे में कुछ और भी जानकारी रखी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड लुई माउंटबेटन थे, जिनका कार्यकाल 1947 से 48 तक था। उनके त्यागपत्र के बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने, जिनका कार्यकाल 1948 से 1950 था। इतना सारा जानकारी इस प्रश्न से आप संबंधित रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 14, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड लीटन ने, लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड रिपन ने। तो इसका जो सही जवाब होगा लॉर्ड रिपन, याद रखिए लॉर्ड रिपन। अच्छा, इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी आप रख सकते हैं कि लॉर्ड लीटन की अप्रिय नीतियों तथा सरकार की लोगों के प्रति जो उदासीन रुचि थी या दिखावा था, जिसके कारण जनता में बहुत ही असंतोष फैल गया था। समाचार पत्रों ने इनका खुलकर आलोचना करना शुरू किया। इसी से निपटने के लिए सन 1878 ईस्वी में भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम बना। इसके तहत भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया गया। इस प्रतिबंधित एक्ट को 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने समाप्त कर दिया था। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित अब रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 15, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह उद्घोष किसने किया था? इसका ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने, पंडित मोतीलाल नेहरू ने, लोकमान्य तिलक ने, केशव चंद्र सेन ने। इसका सही जवाब होगा लोकमान्य तिलक ने, लोकमान्य तिलक, ऑप्शन सी। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी हम रख सकते हैं। आज़ादी की लड़ाई के दौर में प्रेस की आज़ादी के सवाल को लेकर सबसे ज़्यादा जुझारू संघर्ष उग्र राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। सन 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता के समय उन्होंने घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इससे देश के कोने कोने में उत्तेजना की एक लहर उत्पन्न हो गई थी। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित आप रख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 16, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, ने पठानों की पार्टी बनाई थी। उस पार्टी का नाम क्या था? ऑप्शन है पठान दल, खुदाई खिदमतगार, खाकसर पार्टी, मुस्लिम लीग। इसका सही जवाब होगा, याद रखिए, खुदाई खिदमतगार, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इस प्रश्न के बारे में कुछ और भी जानकारी हम रखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्व के समूचे भारत में जो फैलाव हुआ था, यानी याद रखना सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी के नेतृत्व में चला था, उसका जो भारत में विस्तार हुआ, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खां, जिसको सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया तथा इन्हीं के नेतृत्व में गठित किया गया क्या? खुदाई खिदमतगार, जिसे लाल कुर्ती के संगठन, याद की लाल कुर्ती के संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो इतनी सारी जानकारी आप इस प्रश्न से संबंधित रखते हैं, खुदाई खिदमतगार, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 17, इस जनसभा में
करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था? ऑप्शन है कोलकाता की जनसभा में, पुणे की जनसभा में, मुंबई की जनसभा में और अहमदाबाद की जनसभा में। इसका सही जवाब होगा, याद रखिए, बम्बई की जनसभा में। याद रख लेना है, बम्बई यानी मुंबई की जनसभा में, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी आप रखिए। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कमेटी की वार्षिक बैठक हुई थी, जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि की गई। 8 अगस्त 1942 को गांधी ने अपने ऐतिहासिक भाषण में एक नारा दिया था, करो या मरो का, जिसका आशय था या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या कोशिश में अपनी जान दे देंगे। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित आप रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 18, किस कला का गांधार कला पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था? पारसी कला का, सूफियन कला का, यूनानी कला का और इनमें से कोई नहीं। याद कीजिए, इसका सही जवाब होगा यूनानी कला का। तो इस प्रश्न संबंधित और भी जानकारी हम रखते हैं। यूनानी कला के प्रभाव से भारत में पश्चिमोत्तर प्रदेशों में कला की जिस नवीन शैली का उदय हुआ उसे गांधार शैली कहा जाता है। पाश्चात्य विद्वानों की यह धारणा थी कि सर्वप्रथम गांधार शैली में ही बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया था। अच्छा, गांधार कला के अंतर्गत ही बुद्ध एवं बोधिसत्वों की संख्या यानी बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ था। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित आप रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 19, भारतीय संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसको बोलते हैं का स्थापना वर्ष है। ऑप्शन है 1946, 1947, 1948, 1949। इसका सही जवाब होगा 1946। 9 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। 9 दिसंबर 1940, याद रखिएगा। तो अच्छा, इसके बारे में कुछ विस्तार से और भी जानते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 में संविधान सभा के प्रथम चुनाव हुए थे। चुनाव में कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा अन्य दलों को 15 सीटें प्राप्त हुई थी। संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि टेम्पोररी चेयरपर्सन थे, अध्यक्ष थे, की अध्यक्षता में शुरू हुआ था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरपर्सन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। 31 दिसंबर 1946 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया तथा BN राव इसके सचिव थे। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित आप रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 20, जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों के किस भाग को कहते हैं? ऑप्शन है गर्भगृह को, मंडप को, शिखर को, तोरण द्वार को। इसका सही जवाब होगा मंडप को। याद रखिए, जगमोहन बी। इस प्रश्न के बारे में कुछ और भी जानकारी रखिए। उड़ीसा के देवस्थान साधारणतः एक वर्गाकार भवन हुआ करता था जिसको देउल कहते हैं, और सामने का जो भवन होता है सभा भवन जगमोहन कहलाता है। बड़े मंदिरों में 2 भाग होते हैं, जगमोहन के सामने नट मंदिर या नृत्य भवन और भोग मंदिर कहते हैं। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रख सकते हैं। धन्यवाद।